This call is now being recorded. द्वितीय सत्र में आप सभी का स्वागत है। हमारे बीच में नीता जी उपस्थित है, उनका स्वागत है। हमारे बीच में बबली सिंह उपस्थित है, समवाय फाउंडेशन की मेंबर है, उनका स्वागत है। हमारे बीच में कमलेश कुमार तिवारी जी उपस्थित हैं, हमारे समवाय फाउंडेशन के प्रमोटर हैं और आज की फैकल्टी है, उनका स्वागत है। हमारे बीच में सुशील कुमार जी उपस्थित हैं, उनका स्वागत है, वो हमारे समवाय फाउंडेशन के प्रमोटर हैं। अनिता जैन जी उपस्थित है, समवाय फाउंडेशन के प्रमोटर है, हमारी फैकल्टी रह चुकी है, अभी हैं। और अभी अनिल शर्मा जी उपस्थित है, उनका स्वागत है। दर्शन भट्ट जी हमारे बीच में उपस्थित हैं, वो समवाय फाउंडेशन के प्रमोटर हैं। कौरप्रीत जी उपस्थित हुई हैं, उनका भी स्वागत है। रीता गांधी जी उपस्थित हैं, उनका स्वागत है। इसके अतिरिक्त अगर अन्य कोई ज्वाइन कर चुका हो तो उनका स्वागत है। हम लोग अभी चर्चा कर रहे थे परीक्षण 1 पर, उस पर आगे हम लोग चर्चा करेंगे। हम लोग कोशिश कर रहे हैं कि हमारा जो सेमेस्टर 3 और 4 लगभग 25 तारीख के आसपास हो जाए। तो जिन लोगों ने एप्लीकेशन, अगर जो नए स्टूडेंट थे सेमेस्टर 3 के लिए, उनको एप्लीकेशन देनी थी नए में, जो कंप्यूटराइज था, जो ऑनलाइन था, उसमें इसलिए देना था कि उनके मदर फादर का नाम भी उसमें अंकित होता है। जिनका मदर फादर का नाम अंकित हो चुका होता है एक बार, उनको हम लोग मदर फादर का नाम भी अंकित हो चुका होता है और प्लस उनको एक एनरोलमेंट नंबर दिया जाता है। तो इसलिए हम लोग एनरोलमेंट नंबर को, अगर पहली बार आपने दिया है और इसके पहले नहीं दिया है, किसी सेमेस्टर में आए हो, तो आपको नए स्टूडेंट के रूप में फॉर्म भरना था। अगर आपने गलती से पुराने स्टूडेंट भर दिया तो उसमें आपके मदर फादर का नाम नहीं आ सकता और उसमें आपका एनरोलमेंट नंबर होगा ही नहीं। तो नए को और आप मांगा जाएगा उसमें, तो पुराने स्टूडेंट को और आपको एनरोलमेंट नंबर भरना कुछ नहीं है। पुराने हैं तो हमको मालूम है, नए हैं तो आपको अलॉटमेंट हम लोग करेंगे सर्टिफिकेट में ही, उसको आप नोट कर लीजिएगा, अगली बार आपका हमेशा भी रहेगी। तो ये जल्दी से करिएगा ताकि 25 तारीख पर हम लोग खत्म कर देंगे और हम लोग इसको कोशिश करेंगे कि 25 तारीख के बाद हम लोग 25 माने संडे को होगा, तो संडे को हम लोग जो है वही 10 मिनट का समापन उसी साथ रख देंगे। फिर हम लोग क्या करेंगे, फिर जून में सेमेस्टर 1 जो हमारे स्पेशल क्लासेस को चला रहे थे, तो हम लोग कोशिश ये करेंगे कि उसमें हम लोगों ने उनको कुछ पढ़ा दिया है, 2-3-4 स्टूडेंट थे उसमें, तो वो 3 जून के बाद हम उसको जितना उनको शक्ति होगी, जितना हमारी शक्ति होगी, उनको हम लोग रिवाइज करा देंगे। और क्योंकि वो कुछ स्टूडेंट ऐसे हैं जो हमारे अपने समवाय के स्टूडेंट हैं और या ऐसे हैं जो स्वतः सीखना चाहते हैं, तो उनको हम लोग पढ़ा रहे थे। वो समय कम था इसलिए कम पढ़ा पाए हैं, तो उनको हम लोग 3 जून के बाद, लेकिन आप लोगों की क्लासेस 3rd सेमेस्टर, 1st सेमेस्टर, 2nd सेमेस्टर, 3rd सेमेस्टर, 4th, इनकी जो पुराने स्टूडेंट की कोई क्लासेस दोबारा 25 तारीख के बाद नहीं होंगी। बीच में कहीं आवश्यकता होगी तो हम लोग इंटरेक्टिव सेशन जरूर ले सकते हैं, अदरवाइज क्लासेस नहीं होंगी। फिर हम लोग, आप लोगों से पूछा था मैंने कि फिर हम लोग क्लब क्लासेस शुरू करें, तो लोगों ने कहा था कि 15 जून 17 जून को आप लोगों का इम्तहान है, 15-16 को है शायद। कब है अनिता मैम, एग्जाम कब है? 14-15 जी सर, 14-15 आई थिंक 14-15 है सर। हाँ ठीक है। तो आप लोगों ने कहा था कि 15 के बाद 7 दिन का गैप लेकर के और फिर आप हमारी क्लासेस शुरू करिए, कहा था ना, भूल तो नहीं गया है? नहीं जी सर। तो हम लोग कोशिश करेंगे कि आपको 7-8 दिन का जो भी आपका कहीं घूमना हो, कहीं रिलैक्स करना हो, टेंशन से मुक्त होना हो, है ना, जैसे उसमें कुछ मत पढ़ाई बंद कर, अगर बहुत टेंशन में हो तो बिल्कुल किताब उठाइए नहीं। 14-15 ही है सर, 14-15 है। हाँ ठीक है। तो 15 के बाद 16 को हो जाएगा आपका वाइवा वगैरह, जिसका भी 16 कंप्लीट हो जाएगा, तो 16 के बाद 7 दिन का होगा। तो हम लोग भी 23 तारीख के बाद क्लासेस शुरू कर रहे हैं कि नहीं?
ये प्रश्न अभी बता दीजिए ताकि हम प्लानिंग करेंगे। जी शुरू कर दीजिएगा। अनिता जैन मैडम। सर मैं अभी कुछ भी नहीं कह पा रही सर, समझ में नहीं। आप देखिए, आप 8वें सेमेस्टर में पहुंच जाएंगे। नहीं 6 में 7 में पहुंचूंगी सर। तो 7 में पहुंचेंगे ना, तो 5 जी 6 तो पूरा हो चुका होगा। तो 7 जी देखिए, जी अगर 7 करेंगी तो भी आपके लिए बढ़िया है, नहीं करेंगे तो और बढ़िया है। अगर आप 7 नहीं करती तब तो और आपको फायदा है। जो लोग हायर जी वाले, सर। देखिए जिन लोगों ने रिवाइज किया है, तिवारी जी हैं उसमें से, हमारे नीतू मैम है, हमारे जो है सुधा मैम है, आप देखिएगा इन लोगों ने अधिक रिवाइज कर लिया। ये बात तो सर सही कह रहे हैं आप सर। खूब रिवाइज किया, खूब वही। और हम जानते हैं कम लोग थे तो खूब उनको चैप्टर दिए गए, भाई खूब पढ़ाइए। और जितना चैप्टर पढ़ेंगे, जैसे आप समझ लीजिए कि आप ये मत समझिएगा, जितना आप लोग डिस्कशन करते हैं उससे मुझे ज्ञान मिलता है। आपको लगता होगा हाँ कि सर, मैं ये बात मैं तो बिल्कुल सही है सर। मैं कह रहा हूँ सही है। जितना आप डिस्कशन करते हो तो मुझे भी कुछ चीजें मुझे नहीं मालूम होती तो मुझे मालूम हो जाती है। ऐसा तो ना कि हमको सब मालूम है। सर तो सब तो किसी को भी नहीं मालूम सर। हाँ, ये मैं वही कह रहा हूँ कि अल्टीमेट अगर हम तो ग्रहण करते हैं, उसमें बताते रहते हैं कि ये हुआ तो उसको नोट कर लेते हैं कि हाँ ये उन्होंने कहा तो उसको नोट कर लेते हैं, भाई ठीक है। कुछ हमारे कान में जाता है, कुछ कान में भी कुछ, जैसे मान लें 100% कान नहीं सुनता, आंखें 100% नहीं देखती, उतना ही देखना चाहती जितना देखती है, कान उतना सुनना चाहते जो आपके हित का हो। इसको हटाइए, अहित वाला भी सुनिए, अहित वाला भी देखिए, तो उससे क्या होगा कि आपका दायरा बढ़ेगा, तो ब्रेन जो है और फंक्शनल हो जाएगा। तो चिंता मत करिए, हम लोग तिवारी जी का स्वागत कर रहे हैं। तिवारी जी को शेयर करने की आवश्यकता नहीं है, खुद ही शेयर करेंगे। पुनः स्वागत। और सभी लोग जो है प्रसन्नचित्त होकर देखें, ये एक चैप्टर है, इसी का 14वां चैप्टर है, डिफिशियंसी, जिसको हम लोग बार बार बोलते हैं कि ये डिफिशियंसी। देखिए उसी पर चर्चा होने जा रही है। तिवारी जी, ओवर टू यू। अरविंद सर को प्रणाम और सारे साथियों को प्रणाम। स्क्रीन विजुअल है ना सर? है, विजुअल है। यस यस बिल्कुल क्लियर। चलिए तो फिर डिफिशियंसी पर कुछ हम लोग चर्चा करने का प्रयास किया जाए। और डिफिशियंसी का मतलब है, हम लोग जिस तरह से समझते हैं हिंदी में अल्पता लिखा, मतलब कमी है। मनुष्य में जो रोग किसी तत्व की कमी के कारण उत्पन्न होते हैं। अगर, और कई बार हम लोग ये बोलते हैं कि ये जैसा बुक कर रहा है कि अगर जो हमारा मेडिकल प्रैक्टिशनर है, अगर वो उस डिफिशियंसी तक नहीं पहुंचा तो जो रिजल्ट होगा इस डिफिशियंसी का, वो उसके कारण अगर ट्रीटमेंट करेगा तो वापस वो डिफिशियंसी के कारण कुछ दिन बाद फिर वो डिजीज डेवलप हो जाएगी। तो अगर डिफिशियंसी है मतलब कमी है किसी एलिमेंट की, जिसको हम लोग विटामिन प्रोटीन जो भी बोलेंगे, तो जिनकी कमी है, अगर कोई प्रॉब्लम सिम्टम ऐसा है तो डिफिशियंसी को भी मैंने मेडिकली आप चेक किया जा सकता है कि क्या डिफिशियंसी की कमी है। तो डिफिशियंसी कैसे होती है, क्या क्या जैसा डिफाइन है, तो थोड़ा उसको हम लोग जानने की कोशिश करते हैं। एक इस बोलता है कि इस ग्रुप, ये जो डिफिशियंसी है वो दो तरीके से डिफाइन किया गया, मतलब उनको वर्गीकृत किया गया है, दो हिस्से में बांटा गया। एक वो है जो बाहर से ले जाते हैं, एक्सोजेनस, मतलब जब हम कोई भी भोजन इंटेक करते हैं तो उसमें जो भी चीज, कार्बोहाइड्रेट प्रोटीन विटामिन जो भी उपलब्ध है, एक तो हमको वहां से मिलते हैं डायरेक्ट जो हम फूड इंटेक करते हैं, और दूसरा ये है कि ये जो इंटेक करते हैं इनसे और भी चीजें बनती हैं, और उन बनने के बाद शरीर जिन तत्वों को खुद बनाता है, तो ऐसा नहीं कि वो हम बाहर वाला एक्सोजेनस नहीं लेंगे तो एंडोजेनस नहीं बनेगा। एक्सोजेनस तो लेना ही है, लेकिन एक्चुअली अगर एक्सोजेनस इनकम्प्लीट है तो हो सकता है कि वो जिम्मेदार हो कि जो इंडोजेनस है वो भी प्रॉब्लम में आए।
तो दोनों मुख्य रूप से इंटेक किए हुए भोजन से ही बनते हैं, लेकिन जो डायरेक्ट बनते हैं वो एक्सोजेनस है, और जो बाकी तत्वों से बनते हैं वो जो शरीर जिनको संश्लेषित सिंथेसिस करता है वो एंडोजेनस है, जैसे एंजाइम्स हैं, हार्मोन्स हैं और कुछ विटामिन है। तो ये दो हिस्सों में है, लेकिन आप ये देखेंगे कि एक्चुअली बनता दोनों एक्सोजेनस से ही है, मतलब बाहर से लिए हुए भोजन से ही बनता है, एक डाइजेस्ट है और एक शरीर जिसको सिंथेसिस करता है। तो अगर आप देखेंगे, एक एग्जांपल ये बोल रहा है कि अगर हम भोजन में अच्छे से भोजन नहीं करते हैं और प्रोटीन की कमी हो जाती है, तो एक छोटा सा एग्जांपल है, क्वार्सिकार एक रोग होता है जिसमें भोजन की कमी के कारण माल न्यूट्रिशन से जो बच्चे हैं या और लोग हैं ना, उनकी बॉडी में बहुत सारे डिफिशियंसी दिखने लगते हैं, वो दिखने लगता है, उनकी बोन्स दिखने लगती हैं, माने वो बॉडी से दिखने से पता चलता है उस व्यक्ति के या बालक के कि इनके भोजन में इंटेक कमी है। प्रोटीन जो है बॉडी बिल्डिंग का काम करता है, अगर प्रोटीन नहीं है तो बॉडी बिल्डिंग नहीं होगी। कार्बोहाइड्रेट्स एनर्जी इमीडिएट जनरेट करता है ग्लूकोज के फॉर्म में, तो प्रोटीन की कमी से हमको क्वार्सिकार डिजीज दिखता है। मतलब ये दिखेगा कि बॉडी में प्रोटीन बॉडी बिल्डिंग करता है तो उसकी बॉडी की बिल्डिंग अच्छी नहीं होगी, मतलब वो उसकी बॉडी देखने में फिजिकली वीक होगी या कमजोर दिखाई देगी। तो कह रहा है कि ये जो डेवलप होंगे, डिफिशियंसी होगी, वो किन किन कारणों से होगी, क्या क्या रीजन हो सकता है कि हमको डिफिशियंसी हो जाए या किसी भी व्यक्ति को डिफिशियंसी हो जाए। तो पहले ये कहता है कि अगर भोजन बैलेंस है, हम जो फूड है अगर वो बैलेंस फूड इंटेक करते हैं तो संभावना कम बनती है, लेकिन बैलेंस फूड लेने के बाद भी अगर नहीं होता है तो बहुत सारे रीजन हो सकते हैं। जैसे फूड अवेलेबल, फूड बैलेंस है, लेकिन हमें उस व्यक्ति को भूख ही नहीं लग रही है, लॉस ऑफ एपेटाइट, मतलब उस व्यक्ति को भूख ही नहीं लग रही, वो खाना रखा हुआ है, बैलेंस डाइट है, लेकिन वो भोजन को इंटेक करना ही नहीं चाहता है। रीजन हो सकता है, बोलेगा भूख नहीं लगी है या इसमें टेस्ट नहीं है। तो इसके कुछ रीजन हो सकते हैं। छोटा रीजन ये हो सकता है कि कुछ स्पेशल कारण ना हो, खाना खाया हो या ना खाया हो, कुछ अनडिफाइंड रीजन हो सकता है उसको, आज खाने का मन नहीं है, नहीं खाएंगे, या जो भी रीजन हो सकता है। दूसरा एक ये हो सकता है कि उसको इनसाइड ऐसी डिजीज हो जो उसे खाने ना दे रही हो। जैसे अगर स्टमक में कैंसर हो गया, ये जो बोलता है या बोलता है साइकोजेनिक दिमागी उलझन है, कुछ ऐसी चीजें हैं। कई बार आदमी बहुत सारे प्रेशर में भी रहता है, डिफरेंट, जो भोजन से मतलब नहीं है, वो एक्सटर्नल फैक्टर जो हैं, किसी वजह से कई बार कुछ ऐसे काम रहते हैं, कुछ परेशान हम सुन लेते हैं, कुछ कंडीशन ऐसे, तो हम भोजन नहीं करते हैं। तो अवेलेबल बैलेंस डाइट के बावजूद भी डिफिशियंसी हो सकती है, क्योंकि हमको भूख नहीं लगी और हमने भोजन इंटेक नहीं किया। अगर भोजन हमने नहीं लिया अवेलेबल होने के बाद भी, तो ये भी एक रीजन है। दूसरा रीजन ये अगर है कि परसिस्टेंट वोमिटिंग, अगर उस व्यक्ति को बार बार उल्टी हो जा रही है, मीन्स कि अगर वो खाना खाता है और वो स्टमक तक जाए या स्टमक से ही वापस बाहर निकल जाए, गैस्ट्राइटिस भी हो सकती है या यूरेमिया बोल सकती है। यूरेमिया भी हम लोग किडनी की एक डिजीज की बात अभी पढ़े थे। ये क्या है कि जब ब्लड में बहुत सारे वेस्ट मटेरियल इकट्ठा हो जाते हैं किसी कारण से और किडनी एक्सक्रीट नहीं करती है, वो यूरेमिया है। तो अगर किसी भी कारण से बार बार उल्टी हो रही है लगातार, तो वो उल्टी हो रही है तो वो फूड अंदर ही नहीं जाएगा, वो यूटिलाइज नहीं होगा, प्रोसेस नहीं होगा, वो बाहर निकल जाएगा। तो फिर वो बाकी जो प्रोटीन, कार्बोहाइड्रेट्स या विटामिन मिनरल्स है वो अंदर जाएंगे ही नहीं, अब खाएंगे तुरंत निकल जाएगा, उसको मौका ही नहीं मिलेगा फंक्शन होने का। एक ये है कि फूड फैट्स, नापसंद भोजन, बैलेंस डाइट हो भी सकती है, नहीं भी हो सकती, लेकिन अगर आपको फूड पसंद ही नहीं है, आपको लगता है कि बहुत अच्छा फूड किसी को लगता है और आपको लगता है नहीं मुझे तो पसंद नहीं है, तो आप उसको बेमन से खाएंगे तो पूरा नहीं खाएंगे, तो बैलेंस होने के बाद भी वो अनबैलेंस हो जाएगा, क्योंकि आप मन से खाएंगे नहीं, क्योंकि आपको लगता है कि ये भोजन मुझे पसंद नहीं है। तो ये एक्सटर्नल रीजन भी है कि अवेलेबल होने के बाद भी ये प्रॉब्लम हो। क्रोनिक अल्कोहलिक, अगर कोई व्यक्ति लगातार अल्कोहल का सेवन करता है
तो उसमें ये बोल रहा है कुछ एनर्जी तो फील हो सकती है, लेकिन बाकी जो भोजन में तत्व होंगे वो अवेलेबल नहीं होंगे। अधिक समय से संतुलित भोजन या इंट्रावीनस ट्रांसफ्यूजन, इंट्रावीनस ट्रांसफ्यूजन की केस में भी होगा। रिकमेंडेड बैलेंस डाइट अगर आप नहीं ले रहे हैं, अगर आपको कहा जा रहा है कि आपको लेना रिकमेंडेड और वो नहीं ले रहे हैं, तो आपको होगा ही होगा। आपको लग रहा है कि मैं बैलेंस डाइट ले रहा हूं, लेकिन जो रिकमेंडेड है कि ये 50% या 35% या 15% होना चाहिए, अगर नहीं ले रहे हैं तो भी ये संभावना बनती है। अगर रिकमेंडेड बहुत समय से आप नहीं ले रहे हैं, या अधिक समय से संतुलित भोजन आप ले रहे हैं या नहीं ले रहे हैं तो अच्छी बात है, लेकिन जो डिफाइन है कि आपको लेना चाहिए और आप लंबे समय से नहीं ले रहे हैं, कभी लेते हैं कभी नहीं लेते हैं या नहीं ले रहे हैं, तो ये संभावना बनती है कि आपके पास ये बैलेंस डाइट है या नहीं, आप ले रहे हैं या नहीं ले रहे हैं। तो नॉर्मली अगर आप बैलेंस डाइट रेगुलर ले रहे हैं तो ये प्रॉब्लम नहीं होगी, लेकिन अगर नहीं ले रहे हैं तो होने की संभावना बनती है। उपरोक्त समस्त दशाओं में रोगी को आवश्यक तत्वों क्या, आप खाना ही लेंगे तो इंडिकेट फूड सप्लाई है। इंडिकेट फूड सप्लाई का मतलब है कि बाहर अवेलेबल हो सकता है, आप इंटेक ना कर रहे हैं तो आपको प्रॉब्लम होगी। वो ये कह रहा है कि कभी कभी आप जाएंगे अगर डॉक्टर के पास, तो उसको लगेगा कि यार इसको टीबी तो नहीं हो गया, ये ट्यूबरकुलोसिस जिसको हम लोग बोल रहे हैं वो नहीं है। अगर आपको वजन गिरता है उसको लगेगा, तो ऐसी भी गलती कर सकता है चिकित्सक, करे या ना करे, कर सकता है कि वो आपके टीबी का इलाज कर दे। ये करेगा नहीं ऐसा जरूरी नहीं कि वो करेगा, लेकिन संभावना हो सकती है कि वो सोचे इस बारे में कि क्या ऐसा हो सकता है, क्या ये गिर रहा है, तो वो थिंक कर सकता है, मे बी ट्रीटमेंट कराए। एक तो वो था कि बैलेंस डाइट अवेलेबल है और हम नहीं ले रहे हैं, या मैनेज्ड तरीके से नहीं ले रहे हैं, तो एक प्रॉब्लम। दूसरा ये बोलता है कि हम भोजन ले तो रहे हैं, लेकिन इसका जो डाइजेशन है वो या एब्जॉर्प्शन है वो दोनों अनबैलेंस्ड है। मतलब डिफेक्टिव डाइजेशन, मतलब डाइजेशन जो होना चाहिए वो नहीं हो रहा, या एब्जॉर्प्शन नहीं हो रहा। हम लोग डाइजेशन पीछे पढ़े थे कि वो छोटे छोटे टुकड़ों में केमिकली या मैकेनिकली कन्वर्ट कर दे कि वो एब्जॉर्ब होता है। तो या तो वो कन्वर्ट नहीं हो रहा है एब्जॉर्ब होने की कंडीशन में, या वहां कन्वर्ट होने के बाद भी एब्जॉर्ब नहीं हो रहा है। तो अगर कन्वर्ट नहीं हो रहा है तो डाइजेशन सिस्टम की प्रॉब्लम है, एब्जॉर्ब नहीं हो रहा है तो एब्जॉर्ब होने वाले सिस्टम की प्रॉब्लम है। दोनों ही डाइजेशन के तंत्र हैं, एब्जॉर्प्शन एंड डाइजेशन। तो कह रहा है कि पहली चीज है कि अगर हमारे स्टमक से HCl प्रॉपर न निकल रहा हो, तो जो डाइजेशन में सबसे महत्वपूर्ण भूमिका निकालता है, जो 0.8 से 1.2 का pH लेवल कराता है बहुत सारे फंक्शन करने के लिए, जो हम लोगों ने पढ़ा था स्टमक, अगर वो नहीं निकल रहा है तो ये जो फंक्शन करता है वो प्रभावित हो जाएगा। अगर हाइड्रोक्लोरिक एसिड प्रॉपर नहीं निकल रहा है। दूसरा, वसा युक्त जो फैट डाइजेस्ट होनी चाहिए डिफरेंट जगह स्मॉल इंटेस्टाइन में, अगर वो नहीं हो रही है और वो धीरे धीरे बाहर निकल जा रही है बिना एब्जॉर्ब हुए, या डाइजेशन, या मैंने डाइजेशन तो पूरे प्रोसेस को बोलते हैं, या वो डाइजेशन नहीं हुआ या एब्जॉर्प्शन नहीं हुआ, तो ये हो सकता है। रोगी तो अगर वो फैट बाहर निकल जा रहा है, एक्सक्रीट हो जा रहा है, तो आपको लगेगा हम इंटेक कर रहे हैं, लेकिन वो कमी हो जाएगी। कैल्शियम की भी कमी हो सकती है इसी कंडीशंस में। हमने भोजन किया है, लेकिन वो कह रहा है कि अधपचे भोजन को, अगर हमने ऐसा खाना खाया है जो पूरी तरह से पका नहीं है या पचा नहीं है, हमको टाइम नहीं मिल रहा उस पेट पूरे सिस्टम को, रीजन जो भी हो सकता है, इंटेस्टाइनल हरी, मतलब आंत में वो भोजन के पास टाइम कम मिला, क्योंकि पेरिस्टाल्टिस मोशन अगर की स्पीड बढ़ गई किसी रीजन से, अगर 12 घंटे में भोजन निकलना है 8 + 4, 4 स्टमक और 8 स्मॉल इंटेस्टाइन में, और वो किसी वजह से वो 12 घंटे की जगह 8 घंटे में निकल जाता है, तो टाइम नहीं मिलेगा डाइजेशन का या एब्जॉर्प्शन का, तो ये भी एक रीजन हो सकता है। यूज ऑफ एंटीबायोटिक्स, अगर एंटीबायोटिक दवाओं का यूज हो रहा है या ज्यादा हो रहा है, तो एक संभावना ये बनती है कि डाइजेशन आपका खराब हो जाए। पार्शियल ब्लॉकेज ऑफ पैनक्रियाटिक डक्ट या बाइल डक्ट,
बाइल डक्ट जो बाइल जूस देता है, या पेनक्रियाज, ये सब मिलके जो काइम है उसको 8 या 8.4 के पीएच तक ले जाते हैं। अगर इनकी क्वांटिटी कम हो गई पेनक्रियाजिक डक्ट की, पेनक्रियाज से आने वाले लिक्विड का, या बाइल से आने वाले लिक्विड जो बाइल जूस है या पेनक्रियाटिक जूस है, तो क्या करेंगे, वो भोजन को उस पीएच पर कन्वर्ट नहीं करेंगे, तो उनका डाइजेशन नहीं होगा, एब्जॉर्प्शन नहीं होगा। अगर वो कंप्लीट एसिडिक, कंप्लीट बेसिक नेचर में नहीं कन्वर्ट हुआ, एसिडिक रह गया, तो भी प्रॉब्लम है, बाकी लोग काम नहीं करेंगे। अवरुद्ध होने का मतलब है कि जो होल से आ रहा है, जो नली से, वो नली अगर ब्लॉक हो गई तो ये आएगा नहीं। तो ये बहुत सारे रीजन है कि जिसमें डाइजेशन या और एब्जॉर्प्शन ये असामान्य है। असामान्य का मतलब ये है कि जितना होना चाहिए उसे डेविएट है, कम हो रहा। असामान्य होने का मतलब है कि जो स्टैंडर्ड होना है कि ये डाइजेशन इतने देर में होना है, ये चीजें बनने, अगर वो नहीं हो रही है तो इसको हम लोग बोलेंगे असामान्य, जो डेविएट होता है नॉर्मल से। दूसरा, डिफेक्टिव यूटिलाइजेशन। अब डिफेक्टिव यूटिलाइजेशन ये बोल रहा है कि लीवर सिरोसिस हो गया, तो लीवर सिरोसिस हो गया तो लीवर ही फंक्शन नहीं करेगा। तो लीवर को जो जो फंक्शन है, जितने सिंथेसिस करने हैं प्रोटीन का, जो प्रोटीन का सिंथेसिस करना है, अगर ये नहीं करता है और बहुत सारी चीजें, तो ये भी एक प्रॉब्लम हो सकती है, क्योंकि लीवर खुद ही बीमार है, तो वो चीजें प्रोटीन बना नहीं रहा है, तो ये एक लीवर की प्रॉब्लम है। मैलिग्नेंसी हम लोग जिसको कैंसरस बोलते हैं, या ट्यूबरकुलोसिस की साइलेंट दशाओं में संतुलित भोजन, अगर ये प्रॉब्लम हो गई तो आप समझ रहे हैं कि ये भी बहुत सारे ये कि यूटिलाइज नहीं होंगे। डिफेक्टिव यूटिलाइजेशन है, कैंसरस है, टीबी है, या अगर आप अच्छा भोजन खा रहे हैं और ये है लीवर सिरोसिस है या ये है, तो ये यूज नहीं होंगे, क्योंकि इनका जो फंक्शन है लीवर का, वो लीवर परफॉर्म नहीं करेगा, बाकी वो जो भी जिनके फंक्शन हो परफॉर्म नहीं करेंगे। तो एक तो ये था कि एब्जॉर्ब नहीं होगा, दूसरा यूटिलाइज नहीं होगा, तीसरा जो बना वो बॉडी से एक्सक्रीट हो गया, एक्सक्रीट हो गया। एल्बुमिनूरिया, ये देखिए एक्सक्रीट हो जाएगी। अगर लॉस ऑफ न्यूट्रिएंट्स बॉडी से, ये बाहर प्रोटीन निकल जाएंगे, चाहे ये ग्लूकोज भी निकल जाएगा बाहर यूरिन से, तो जो भी तत्व बने हुए हैं किसी रीजन से वो बॉडी से एक्सक्रीट हो गए, तो इसमें आपके न्यूट्रिएंट्स और विटामिन मिनरल्स जो भी चीजें हैं, प्रोटीन, ये बाहर निकल जाएंगे। तो एक ये रीजन हो सकता है कि बाहर निकल रहे हो, एक यूटिलाइज नहीं हो रहे हैं, दूसरा बाहर निकल जा रहे हैं, पहले बन नहीं रहे हैं। और क्या ये है कि नेफ्रोटिक सिंड्रोम है, डायबिटिक मेलाइटिस है, और मैंने सुने ये माहवारी जो ये साइकिल एक्सेसिव अगर है तो इसमें बहुत सारी एनीमिया, माने ब्लीडिंग बहुत होगी या बहुत सारी चीजें निकल जाएंगी, तो ये भी एक न्यूट्रिएंट्स जो तत्व हैं ये बाहर बॉडी से निकल जाएंगे, तो कुछ केस में वो बाहर निकल जाएगा। आगे क्या है, कभी किसी को नॉर्मल से एक्सेस आवश्यकता है, बैलेंस डाइट के बाद भी कुछ कंडीशंस ऐसे आएंगी जहां पर हायर न्यूट्रिशन चाहिए, क्योंकि ये रेगुलर से माने रेगुलर नहीं है, ये कुछ कंडीशंस होंगी, पॉजिटिव कंडीशंस भी हो सकती है, नेगेटिव कंडीशन की, उस केस में वो जो न्यूट्रिएंट्स है उसका यूटिलाइजेशन ज्यादा चाहिए, आवश्यकता से अधिक। इन केस ऑफ प्रेगनेंसी एंड ये ब्रेस्ट फीडिंग में है, अगर आप वातावरण कोल्ड है और आप अधिक काम कर रहे हैं, मीन्स कि नॉर्मल से अधिक काम करेंगे तो यूटिलाइज होना है। हाई फीवर के केस में कह रहा है हाइपरथायराइडिज्म है, थाइरॉइड, और स्ट्रेस कंडीशन है, बर्न और फ्रैक्चर है, बहुत सारी कंडीशन है जिसमें हमको हायर न्यूट्रिशन की आवश्यकता पड़ती है। तो ऐसे कंडीशंस में इनटेक किया जाना चाहिए कंडीशंस देख के। ये कह रहा है कि अगर रोगी को, ये अलग अलग दशाएं हैं, प्रोटीन किसी कारण से इनटेक नहीं कर रहा, इनटेक कर रहा है तो वो डाइजेशन या एब्जॉर्ब नहीं हो रहा, एब्जॉर्ब हो रहा है तो वो पता लगा कि किसी वजह से एक्सक्रीट हो जा रहा है, या एक्सेस की जरूरत है, हम बैलेंस लेते ही रह रहे हैं, क्योंकि एक्सेस कंडीशन में रिक्वायरमेंट बढ़ जाती है। तो अगर प्रोटीन की कमी हो जाती है तो जो डेवलप, क्योंकि बॉडी बिल्डिंग मटेरियल है प्रोटीन, तो
तो आपको जो डेवलपमेंट है बाकी अंगों का, उनका डेवलपमेंट आपको लगेगा कि हो नहीं रहा है। प्रोटीन किसी कारण से पूरी तरह से बॉडी में यूटिलाइज नहीं हो रहा या और आवश्यकता है, तो ये है कि आपकी ऐसे केस में इनकी टेस्टिंग कर सकते हैं, इन विटामिन की डॉक्टर्स करवाएगा ये जानने के लिए, क्योंकि कह रहा है कि किसी भी अंग द्वारा सामान्य कार्य न कर पाने के कारण रोगी उसी रोग के लक्षण के साथ चिकित्सक के पास आएगा। बच्चे का लीवर उम्र के अनुसार विकसित ना हो, ज्वर, अपच और भूख की शिकायत लेके आया हो, तो ये कह रहा है कि चिकित्सक को क्या करना चाहिए, इन सारी चीजों को टेस्टिंग करनी चाहिए कि कहाँ पे प्रॉब्लम है, क्योंकि लक्षण का इलाज कर देगा तो वो दोबारा रिपीट होके आ जाएगा। इसलिए ये जो हमारा मेडिकल प्रैक्टिशनर है जिस भी फील्ड के हैं, उनको ये चाहिए कि वो जानने की कोशिश करें कि ये जो चीजें हैं क्या बेस्ट पॉसिबल रीजन है। अगर उसको रीजन पता है तो इसको सॉल्व होने की संभावनाएं बढ़ जाती है। अब हम लोग डिफिशियंसी है कि सिम्टम है कि क्या विटामिन की डिफिशियंसी से क्या होता है, मतलब डिफिशियंसी विटामिन की है, लेकिन एंड रिजल्ट ये दिखता है कि ये हो गया है। तो हम ये इस लिस्ट से ये जानने की कोशिश करेंगे कि ये हो गया, तो हम बैक कैलकुलेशन करेंगे कि किस विटामिन की कमी से ये रोग होने की संभावना है या होता है, तो ये पता चलेगा। कह रहा है कि विटामिन को क्या वाइटल प्लस एमाइन, मतलब जो एमिनो एसिड, एमिनो वाले तत्व हैं, ये नॉर्मली क्या प्रोटीन एमिनो एसिड बनाता है। अगर आप देखेंगे तो बहुत सारी चीजें इनसे बनती है। तो अगर ये पूरा नहीं है, ये अमीन वाले तत्व, अमीनो एसिड, ये चीजें नहीं है, उपलब्ध नहीं है, तो बहुत सारी चीजें नहीं बनेंगी, तो नहीं होगी तो प्रॉब्लम्स बॉडी में होंगी। ये कह रहा है कि कई तरह के विटामिन है, जैसे विटामिन बी की बात करें तो ये 12 तरीके का है, संख्या में 12 है। जो भी विटामिन नहीं होंगे तो जो सेलुलर मेटाबॉलिक रिएक्शंस हैं, ये जो उत्प्रेरण या कोई एंजाइम का काम करते हैं, ये नहीं करेंगे, ये नहीं होंगे। तो इस एग्जांपल के तौर पे बोलता है कि B12 और फॉलिक एसिड, न्यूक्लिक एसिड और इरिथ्रोसाइट के विकास से तो आवश्यक है। अगर B12 नहीं है तो इरिथ्रोसाइट या न्यूक्लिक एसिड डेवलप नहीं होगा, ये फॉलिक एसिड नहीं है। इसलिए डॉक्टर ये बहुत दवा देता है, जब भी आप बोलेंगे विटामिन B12 दो, तो आप बहुत मेडिसिन देखेंगे विटामिन से उसमें फॉलिक एसिड और B12 लिखा रहता है। तो इरिथ्रोसाइट या न्यूक्लिक एसिड, ये बहुत सारे तत्व हैं जिनकी जरूरत है। अगर कोई महिला प्रेग्नेंट है या कोई बच्चा बढ़ रहा है, उस केस में इनकी ज्यादा आवश्यकता है, तो ये एक्सेस दिया जा सकता है। इनके उपलब्ध न होने पर रोगी में विभिन्न रोगों का उद्भव, मतलब अलग अलग डिजीज डेवलप हो जाएगा अगर बहुत सारे विटामिन या रिक्वायर्ड विटामिन नहीं है। तो ये क्या कह रहा है कि उपलब्ध नहीं है तो नई जो सेलुलर सेल्स हैं ये सामान्य नहीं होंगी, इनकी जो रेशियो होगी बनने की और डेथ होने की वो इम्बैलेंस हो जाएंगी और डिजेनरेशन या नेक्रोसिस जैसा हो सकता है। और इरिथ्रोसाइट नहीं होगा तो एनीमिया होगा। एनीमिया होना मतलब कि हीमोग्लोबिन और ये सारी चीजें नहीं होंगी। तो ये जानने की कोशिश एक लिस्ट के हिसाब से कि कौन से विटामिन की कमी से क्या रोग है। जैसे ये विटामिन ए, रेटिनॉल इसका नाम है एक्चुअल, लेकिन हम लोग विटामिन ए के नाम से भी ये जाना जाता है। तो क्या है, ये कहता है कि नाइट ब्लाइंडनेस होगी, रतौंधी, रात में उस व्यक्ति को दिखने में दिक्कत होती है। हम लोग बहुत पहले कि अगर किसी को नाइट ब्लाइंडनेस है तो वो बोलेंगे विटामिन ए की शॉर्टेज की पूरी संभावना बनती है, तो उसका विटामिन ए ऐसे भी आप ट्रीटमेंट कर सकते हैं, और ये अब पॉसिबल है तो आप उसकी टेस्टिंग करवा सकते हैं। इनफर्टिलिटी भी है, ये देखें यहाँ विटामिन ए से इनफर्टिलिटी भी आती है। डिफेक्टिव है, ये क्या है, म्यूकस मेम्ब्रेन एवं त्वचा में सूखापन। अब अगर ये विटामिन ए नहीं है तो जो म्यूकस मेम्ब्रेन है, जो म्यूकस सिंथेसिस करती है, बनाती है, या जो बाहर की स्किन है वो कैसी हो जाएगी, उसमें सूखापन दिखाई देगा। लेक्राइमल ग्रंथि जहां से आंसू निकलता है वो सूख सकता है, आंखों की कार्निया सूख सकती है, जो ये रेस्पिरेटरी सिस्टम है इसके एपिथेलियम सूख सकते हैं। और एक चीज और यहाँ देखेंगे, किडनी यूरेटर में एपिथेलियम सूखने से पथरी होती है।
विटामिन ए की शॉर्टेज से किडनी में भी पथरी हो सकती है। किस केस में? इपिथेलियम सूखने से। रेनल कैल्कुली, मतलब रेनल कैल्कुली कैसे होती है? तो विटामिन ए भी एक रीजन हो सकता है कि किडनी के यूरेटर में ये रेनल कैल्कुली माने पथरी मिल सकती है। किडनी के यूरेटर में, ध्यान रखना, कहां बोल रहा है? किडनी के यूरेटर में ये होना है। बोन्स में ऑस्टियोब्लास्टिक सक्रियता कम होने के कारण ये क्या होंगे? बोन्स और दांत, दांत तो उसी के एक पार्ट है। तो बोन्स में भी इसका इफेक्ट विटामिन ए का आएगा। अगर आपके कमजोर हो रहे हैं तो विटामिन ए। सेल डिफरेंशिएशन और सेल डिवीजन के लिए आवश्यक है। कैसे है अब ये तो नहीं, लेकिन ये कह रहा है कि अगर ये सेल डिवीजन नहीं हो रहे, सेल डिफरेंशिएशन नहीं हो रहे, तो ये विटामिन ए भी रिस्पॉन्सिबल हो सकता है। बीटा कैरोटीन मानव शरीर में एंटीऑक्सीडेंट और एंटी कैंसर गुण प्रदान करता है। बीटा कैरोटीन का विटामिन ए से रिलेशन होगा। विटामिन डी हम लोग बोलते हैं, विटामिन डी की अगर कमी होती है तो क्या है? रिकेट्स और ऑस्टियोमेलेशिया, ये जो बोन्स है ये क्या होंगे? सॉफ्ट हो जाएंगे, क्योंकि विटामिन डी इंपॉर्टेंट है। कैल्शियम को भी एब्जॉर्ब ये कराता है विटामिन डी। तो बोन्स सॉफ्ट हो जाएंगे। जैसे रिकेट्स का मतलब क्या है कि जो बॉडी में बोन्स हैं ये टेढ़े मेढ़े हो जाते हैं, डिफॉर्म हो जाते हैं। तो ये विटामिन डी की कमी से ये रिकेट्स रोग और ऑस्टियोमेलेशिया भी उसी तरह का है। इसमें जो बोन्स है वो सॉफ्ट हो जाती है। तो विटामिन डी, अगर किसी का बोन्स टेढ़ा मेढ़ा है, रिकेट्स है, ऑस्टियोमेलेशिया है, तो प्रोबेबिलिटी होती है कि विटामिन डी की कमी हो सकती है। विटामिन ई की बात करते हैं। एंटीऑक्सीडेंट गुण इस विटामिन की विशेषता है। इसकी कमी से क्या होगा? जो सेलुलर मेम्ब्रेन है वो रफ हो जाएगा, जो कोष का मेम्ब्रेन है माने सेल का, वो रफ हो जाएगा। रेस्पिरेटरी मेम्ब्रेन की एफिशिएंसी घट सकती है। रेस्पिरेटरी मेम्ब्रेन समझ रहे हैं ना, ये रेस्पिरेटरी काम करता है, जो सांस के लिए हम लोग बोल रहे हैं, इसकी एफिशिएंसी कम हो सकती है। विटामिन ए का ऑक्सीडेशन हो जाता है, मतलब विटामिन ए ऑक्सीजन से रिएक्ट कर सकता है विटामिन ए की कमी में और ऑक्सीडेशन हो जाएगा। इनफर्टिलिटी यहां भी कह रहा है मेल्स में, महिलाओं में इनसे कमी से अगर विटामिन ई की कमी होगी तो जो उनके गर्भ में बच्चा है उसका डेवलपमेंट रुक सकता है। मस्कुलर डिस्ट्रोफी है, हिमोलिटिक एनीमिया, हाइपेटिक नेक्रोसिस है। तो ये सारे डिजीज विटामिन ई के कमी से हो सकते होंगे। और दूसरे भी रीजन हो सकते हैं, लेकिन बेसिक रीजन ये है। विटामिन के की बात करेंगे। विटामिन के बड़ी आंत में नॉर्मली ये बनता है, तो प्लाज्मा प्रोथ्रोम्बिन का स्तर गिर जाता है, कोगुलेशन टाइम। ये वही प्लेटलेट्स की हम लोग बात कर रहे हैं कि जहां पर ये जब ब्लीडिंग कटता है तो बॉडी कहीं कट जाता है तो जो ब्लड बाहर निकलता है उसको कोगुलेट करता है, मतलब वो रोकता है, ब्लड को बहने से रोकता है, उसको बांधता है, मतलब वो रफू करता है, जैसे हम लोग पढ़े थे। तो विटामिन के की आवश्यकता है। अगर वो आपकी ब्लीडिंग टाइम हायर है तो आप विटामिन के की भी टेस्टिंग करवा सकते हैं। प्लेटलेट्स तो पता है कि अगर प्लेटलेट्स की संख्या कम हो गई, गिरता है, तब तो कोगुलेशन टाइम बढ़ेगा ही, क्योंकि ये लेके 3 मिनट से लेके 7 मिनट तक नॉर्मली होता है। लेकिन आप ऐसे केस में क्या होगा? ब्लीडिंग होने के केस में, ब्लीडिंग होने की केस में हमको प्लेटलेट्स तो चेक करना है, जो उसकी कंडीशन है 1.5 लाख से 4.5 लाख। लेकिन वो ये है कि विटामिन के भी उसके लिए रिस्पॉन्सिबल है, क्योंकि उसमें ये प्लाज्मा प्रोथ्रोम्बिन गिर जाएगा तो कोगुलेशन टाइम बढ़ जाएगा। एस्कॉर्बिक एसिड इसको बोल रहे हैं विटामिन सी। विटामिन सी क्या है? इसकी कमी से क्या होगी? जो ब्लड सेल्स हैं ये फ्रेजाइल हो जाएंगे, रक्त बहने देंगी। ये ब्लड सेल्स रक्त बहने देती हैं। स्कर्बी है मसूड़ों में, दोषयुक्त दांतों का बनना, माइक्रोसाइटिक हाइपोक्रोमिक एनीमिया हो सकती है। एनीमिया, रोगी में आयरन का शोषण कम हो जाएगा। विटामिन सी क्या करेगा? आयरन का एब्जॉर्प्शन रोक देगा। जो ये फ्रेजाइल होंगी ये सारी चीजें, तो ये करेगा कि अगर विटामिन सी कम है तो
आयरन का एब्जॉर्प्शन कम कर देगा, मतलब आयरन एब्जॉर्ब कम हो गया तो एनीमिया होने की पूरी संभावना हो जाएगी। तो विटामिन सी की आवश्यकता बहुत है। ये नॉर्मली खट्टे पदार्थ में मिलता है, आंवला और ये सब जो चीजें हैं इनमें विटामिन सी हाईएस्ट मात्रा में मिलता है। अब देखेंगे तो बड़े लोग इसको एडवाइज करते हैं विटामिन सी इंटेक करने को, आंवला और क्या क्या। तो ये देखिए इंपॉर्टेंट है कि ये आयरन का शोषण कम होने से रोकता है कोएंजाइम के रूप में। कोएंजाइम माने एंजाइम का सह है, माने उसे साथ देने वाला है के रूप में एपिनेफ्रिन और नॉन एपिनेफ्रिन को फॉर्मेशन में मदद करता है। तो अगर ये दोनों में कम है तो विटामिन सी के लिए सोचा जा सकता है कि ये कम हो सकता है। तो विटामिन सी के लिए सोचना है, आप विटामिन सी टेस्ट करवा सकते हैं। हाइपोकोलेस्टेरोलिमा, लो नंबर ऑफ ल्यूकोसाइटिस एंड प्लेटलेट्स। ये कह रहा है कि वही ब्लड सेल्स की बात कर रहा है कि वो ल्यूकोसाइट्स, डब्ल्यूबीसी और प्लेटलेट्स ये सब कम हो जाएंगे विटामिन सी की कमी से। टिश्यू फेरिटीन का फॉर्मेशन नहीं होता। अब ये तो अब ये समझ लें एक लैंग्वेज है, टिश्यू फेरिटीन क्या है। ट्राइबोसाइन और ट्राइटोफैन मेटाबॉलिज्म कम हो जाता है। हाइड्रोजन ट्रांसपोर्ट एजेंट होने का गुण है, अतः कोशी ऑक्सीडेशन रिएक्शन क्रियाएं इसकी कमी से। मीन्स की विटामिन सी की कमी से आप ये देखेंगे कि हमको आयरन की कमी हो सकती है, ब्लड सेल्स में प्रॉब्लम हो सकती है, बोल रहा है किलो नंबर ऑफ ल्यूकोसाइट प्लेटलेट्स ये हो सकते हैं, रक्त कोशिका फ्रेजाइल हो सकती है, स्कर्वी हो सकता है। तो विटामिन सी की बहुत सारी भूमिका है इसमें। ये थाइमीन विटामिन B1, बेरी रोग हम लोगों ने सुना था कि बेरी रोग क्या है, पल्पिटेशन है, डिस्पनिया है, कार्डिक हाइपरट्रॉफी है, डायलेशन है, ये कंजेस्टिव कार्डिक फेल्योर। ये विटामिन B1 हार्ट से जुड़े हुए ये जितने भी रोग हैं ये हार्ट से जुड़े हुए हैं। माने विटामिन B1 की कमी से हार्ट से जुड़े हुए भी प्रॉब्लम होंगे, पल्पिटेशन, डिस्पनिया, कार्डिक हाइपरट्रॉफी, डायलेशन, कंजेस्टिव कार्डिक, मतलब ये हार्ट के रोग होंगे। इस ये बेरी है, माने हार्ट से जुड़े हुए रोग हैं विटामिन B1 की कमी के कारण। पॉलीन्यूरोरिटिस, दो शरीर के दोनों भागों में एक साथ और नीचे ऊपर की तरफ बढ़ती है, सेंडिंग अप। इसको देखा जा सकता है विटामिन B से। गैस्ट्रिक एनोटॉमी, एनोरेक्सिया विथ लो गैस्ट्रिक मोटिलिटी लीडिंग टू नोजिया, फीवर और वोमिटिंग। माने विटामिन B की कमी से आपको नोजिया भी हो सकती है, फीवर भी हो सकती है, वोमिटिंग भी हो सकती है। क्यों? क्योंकि गैस्ट्रिक एटोनी विथ लो गैस्ट्रिक मोटिलिटी लीडिंग। विटामिन B1 की कमी से फीवर, वोमिटिंग और नोजिया भी हो सकता है। तो और हार्ट के लिए बोल रहा है कि हार्ट में बहुत सारे ये प्रॉब्लम्स आ सकते हैं। विटामिन B12 राइबोफ्लाविन, होठों पर लालिमा और चमक, होठों का किनारे फटना, जीभ में दरारें, जीभ में मैजेंटा रंग की त्वचा पपड़ीदार, इसके लिए विशेषकर कान एवं नाक पर। और B12 की कमी से क्या हो रहा है, होठ पे लालिमा हो जाएगी, चमक बढ़ जाएगी, किनारे फट जाएंगे, जीभ पे दरारी आ जाएंगी। ये अलग अलग चीजें बता रही कि विटामिन B12 की कमी से ये चीजें हो सकती है। वाटरिंग और बर्निंग आईज, आंखों में ये है प्रॉब्लम होंगी। कोशीय प्रोटीन संश्लेषण कम हो जाएगा, सेलुलर जो प्रोटीन का संश्लेषण है वो कम हो जाएगा। यह कोशीय मेटाबॉलिज्म में कोएंजाइम की बात काम करता है, H ट्रांसफर रिएक्शन नहीं हो पाएंगे। अब ये है कि B12 की कमी से हमको आंखों में भी प्रॉब्लम दिख सकती है, स्किन पे भी प्रॉब्लम दिख सकती है, होठों पर स्पेशली, और नाक और कान पे भी पपड़ीदार, माने जो स्किन है वो छोड़ सकती है, पपड़ी की तरह छोड़ सकती है, जीभ पे दरारें बन सकती हैं, ऐसा। तो ये विटामिन B12 की कमी से ये संभावना बनती है।
B12 से मेमोरी पे भी बहुत इफेक्ट आता है। हाँ जी, ये नियसिन या नाइकोटिनिक एसिड लग रहा है, डर्मेटिटिस, डायरिया और डेमेंटिया, ये स्किन वाले डिजीज हैं। डर्मेटिटिस डायरिया तो समझ ही रहे हैं, एक्सक्रीट हो जाता है पानी, वो दस्त। और ये है उन्माद, डेमेंटिया, ये उन्माद है, ये मेंटल मतिभ्रम की बात करता है। ये डर्मेंटिया, ये मतिभ्रम है। तो अगर ये नियसिन या नाइकोटिनिक एसिड है तो ये क्या बोलता है कि आपकी स्किन में भी जो ये टिटिस है, डर्मेटिटिस, मतलब कि त्वचा पे जलन सूजन, ये संभावना बनती है स्किन पर। डर्मेटिटिस माने स्किन पर ये डिजीज हो सकती है कि आपकी त्वचा में खुजली, जलन, सूखना, ये सारी चीजें होंगी। तो इस एसिड की कमी हो जाएगी, ये नियसिन जिसको हम लोग बोल रहे हैं। डायरिया, डायरिया है मीन्स की एक्स्ट्रा जो है ये दस्त हो जाता है, पानी निकलने लगता है शरीर से, बहुत सारे कंट्रोल होते नहीं होते। और डेमेंटिया है, हम लोग बोले जैसे कि उन्माद है, मतिभ्रम है, मतलब मेंटल लेवल पे भी ये प्रॉब्लम करता है, मतलब आपको ये भ्रम हो सकता है, आपको उन्माद हो सकता है, आपका व्यवहार चेंज हो सकता है। तो ये इसके कारण हो सकता है। सूर्य को एक्सपोज पार्ट की त्वचा लाल भूरी, जैसे वही बोल रहा है डायबिटीज, जो चीजें सन में दिखती है, मैंने बाहर दिखाई देगी सन के कारण, तो इनकी क्या हो जाएगी, लाल भूरी और मोटी और स्केली हो जाएगी। तो ये बहुत सारी है, नोजिया, एनोरेक्सिया, वोमिटिंग, एब्डोमिनल पेन, ये कॉन्स्टिपेशन, ये सारी चीजें भी हो सकती हैं नाइकोटिनिक एसिड के कमी के कारण। हेडेक, इंसोमिया, डिप्रेशन, लॉस ऑफ बॉडी वेट, एनेमिक कोमा, एनेमिक कोमा की भी बात कर रहा है ये भी हो सकता है। कोशीय मेटाबॉलिज्म में कोएंजाइम की बात कार्यरत रहता है, अतः एच ट्रांसफर, वहां भी बोल रहा था कि एच ट्रांसफर नहीं, ये रिएक्शन तो नहीं, अब चीज को क्लियर हो नहीं तो अब ये माने सेलुलर मेटाबॉलिज्म में ये कोएंजाइम की तरह काम करता है, नाइकोटिनिक एसिड। B6 पायरिडॉक्सिन का कोशीय मेटाबॉलिज्म में ये वही काम ये भी करता है। कोएंजाइम, कोएंजाइम मतलब कि एंजाइम का साथ देने वाला है ये कोएंजाइम। यह एंजाइम ट्रांसमिनेज एवं डी कार्बोक्सिलेज के साथ विशेष पाचन क्रियाओं में संबंध, माने B6 की कमी से पाचन में प्रॉब्लम हो जाएगी। अगर किसी व्यक्ति की पाचन असंतुलित है प्रोटीन का, तो विटामिन B6 की कमी हो सकती है, संभावनाएं बनती है। इसकी कमी से पाचन माने प्रोटीन का पाचन B6 से कम है। नवजात शिशुओं में झटके आना, माइकोसिटिक एनीमिया होना, गर्भवती महिला में नोजिया, वोमिटिंग, और किडनी में ऑक्सीलेट स्टोन, माने ये भी संभावना है कि ऑक्सीलेट स्टोन किडनी में हो सकती है B6 की कमी से। हम लोगों ने वो पढ़ा था कि वहां किडनी यूरेटर में, ये किडनी में बोल रहा है, माने किडनी में B6 की कमी से ये संभावनाएं बनती है। लाइपोइक एसिड, यह विटामिन पायरुवेट डिहाइड्रोजिनेज एवं अल्फा ऑक्सोग्लूटेरेट डिहाइड्रोजिनेज या कर्व साइकिल एंजाइम के साथ कोएंजाइम की बात आवश्यक। ये अब बहुत सारे लैंग्वेज है जिसको पढ़ना ही पड़ेगा। पेंटोथेनिक एसिड, डर्मेटिस, लॉस ऑफ हेयर और अर्ली ग्रेइंग ऑफ हेयर, माने इसका डर्मेटिस हम लोग ऊपर भी पढ़े थे कि वहां भी है, और इस एसिड के कारण भी लॉस ऑफ हेयर है। और डर्मेटिस माने स्किन पर जो जलन, सूखा और रेड होगा, ये इस एसिड के कारण भी होगा। ये कह रहा है गैस्ट्राइटिस और इंटरिटिस विथ
अल्सरेशन पेरिफेरल नर्व्स इन माइलिन डिजेनरेशन, पोस्टीरियर रूट गैंग्लिया डिजेनरेशन। तो ये गैंग्लिया में भी डिजेनरेशन दिखा रहा है, माइलिन जो सीट है वहां भी डिजेनरेशन दिखा रहा है, अल्सर पेरिफेरल नर्व्स में भी प्रॉब्लम है। तो ये कह रहा है कि पेंटोथेनिक एसिड के कारण आपके पास स्किन में भी जलन हो सकती है, आपका लॉस ऑफ हेयर भी हो सकता है, अर्ली ग्रेइंग हेयर आपका अर्ली जो है पक जाएगा, रेड भूरा हो जाएगा। तो ये इन एसिड के कारण हो सकता है। बायोटिन, यह कोशीय मेटाबॉलिज्म में कार्बोऑक्सिलेज एंजाइम के साथ कोएंजाइम है। कोएंजाइम एंजाइम का ये साथी है। इसकी कमी से प्रोटीन का कैटाबॉलिज्म कम है। प्रोटीन का कैटाबॉलिज्म और किसी कारण भी कम होता, ये बायोटिन भी के कमी से भी इसका प्रोटीन का कैटाबॉलिज्म कम हो सकता है। नवजात बच्चों और बड़ों में एक से लक्षण आते हैं, डर्मेटिस, लॉस ऑफ हेयर, ग्रेइंग ऑफ हेयर, इनकोऑर्डिनेशन ऑफ मूवमेंट। अब देखिए यहाँ कह रहे हैं कि इनकोऑर्डिनेशन ऑफ मूवमेंट माने हमारे जो मूवमेंट होती है बॉडी पार्ट्स में, अगर इनमें कोऑर्डिनेशन नहीं है तो ये एक अलग से वर्ड था कि ये बायोटिन जो विटामिन होगा ये भी रिस्पॉन्सिबल है इन कोऑर्डिनेशन इन मूवमेंट। अगर हमारे मूवमेंट करने में कोऑर्डिनेशन नहीं है, मतलब हाथ कहीं जा रहा, पैर कहीं जा रहा, या कोई भी बॉडी पार्ट्स जिधर हम चाह रहे उधर नहीं जा रहा, कोऑर्डिनेट नहीं कर रहा, तो इसको बायोटिन की कमी हो सकती है। फोलिक एसिड, शरीर में इस विटामिन का अन्य विटामिन से अलग कार्य तत्वों में एक कार्बन है। ये कह रहा है कि इसकी कमी से इरेथ्रोसाइट की साइज बढ़ जाएगी, आरबीसी की साइज बढ़ जाएगी, बच्चों में ग्रोथ कम हो जाएगा, महिलाओं में इनफर्टिलिटी और मिल्क जो प्रोडक्शन कम हो जाएगा, बोन मैरो में सभी भांति की कोशिकाओं में सक्रिय, बोन मैरो से सब बनती हैं, तो जो वहां के सेल्स हैं सब में जो सक्रियता है वो क्या होगी, मतलब वो सक्रिय कम हो जाएंगे। तो फोलिक एसिड बहुत इंपॉर्टेंट है, इसलिए आजकल हम लोग जितनी मेडिसिन खाते हैं उसमें सब में फोलिक एसिड रहता है, क्योंकि ये कह रहा है कि इरिथ्रोसाइट साइज में बड़े हो जाएंगे, बच्चों में ग्रोथ कम हो जाएगी। तो ये सारी चीजें हैं फोलिक एसिड के कारण। विटामिन B12 साइनोकोबालामिन, एक्चुअली विटामिन B12 हम लोग बोलते हैं लेकिन दवाई पे लिखा रहता है साइनोकोबालामिन, कोशी मेटाबॉलिज्म में इस कोएंजाइम के रूप में महत्वपूर्ण भूमिका। कोएंजाइम है माने एंजाइम के साथ में काम करेंगे लोग, माने उसके सह एंजाइम है। पर्निशियस एनीमिया, मस्कुलर एट्रोफी ऑफ स्टमक, ग्लोसिटिस, स्टोमाटिटिस, फेरेंजाइटिस, इस कमी से नहीं बनने इरिथ्रोसाइट कोशिकाओं में हीमोग्लोबिन की सिंथेसिस कम और डिफेक्टिव हो जाएगी। माने B12 अगर कम है तो इरिथ्रोसाइट कोशिका में हीमोग्लोबिन भी कम हो जाएगा। इस पर्निशियस एनीमिया बोल रहा है, तो हीमोग्लोबिन कम होगा तो एनीमिया होगा। तो हम ये बोल सकते हैं कि विटामिन B12 ये बहुत महत्वपूर्ण भूमिका है कोएंजाइम के रूप में, जो एनीमिया और ये सारी चीजें होंगी। तो ये होने से ये जो है स्टमक और इनकी जो भी फेरेंजियस के इनकी प्रॉब्लम होने से हीमोग्लोबिन कम बनेगा या डिफेक्टिव होगा, कम होगा और डिफेक्टिव होगा। B12 आइनोसिटॉल, रिटार्डेशन ऑफ ग्रोथ, फेल्योर ऑफ लैक्टेशन, लॉस ऑफ हेयर, विशेषकर अराउंड द आई। लॉस ऑफ हेयर होगा, अराउंड द आई कुछ बोल रहा है, ये अराउंड द आई मतलब आंख के चारों तरफ कुछ बन जाएंगे, रिटार्ड ग्रोथ नहीं होगी, लैक्टेशन माने मिल्क जो प्रोडक्शन होता है उसकी कमी हो जाएगी, लॉस ऑफ हेयर हो जाएंगे। आइनोसिटॉल, ये बहुत सारे विटामिन है जिसको हम लोग सुनते नहीं है, लेकिन ये नाम से तो बहुत सारे वो मिनरल्स और विटामिन है जिनको हम ये जान सकते हैं यहाँ से कि अगर हमें लॉस ऑफ हेयर है तो बहुत सारी विटामिन की कमी हो सकती है, अगर हीमोग्लोबिन कम है तो बहुत सारे रीजन हो सकते हैं,
विटामिन, क्योंकि ये कहने का मतलब है कि जो हमारी बॉडी में एंड रिजल्ट दिखाई दे रहे हैं, हमारा ग्रोथ नहीं हो रहा है, आई के साथ अराउंड है, लैक्टेशन कम है, हीमोग्लोबिन कम है, ये बहुत सारी चीजें हो रही। तो इस टेबल की मदद से हम लोग ये जान सकते हैं कि किस एसिड, किस विटामिन की कमी है, या किस दूसरे फॉर्म में किस एसिड की कमी है। तो अगर वो एसिड कहाँ बनता है जानने की प्रयास किया जा सकता है ट्रीटमेंट के पर्पज से। तो यहाँ पर हम लोग ये थोड़ा जानने की कोशिश है कि ये जो डिजीज होती है उसमें किन किन विटामिन की सक्रियता है, अगर वो नहीं होंगे तो ये डिजीज होंगे। तो अब एक एक चीज में आप देखेंगे लास्ट ईयर में 3-4 विटामिन की कमी है, तो रीजन कुछ भी हो सकता है। तो अगर बहुत डेफ तक है तो आपको टेस्ट करवाना है कि ये विटामिन टेस्ट करो। अब किसी का लास्ट ईयर हेयर हो रहा है तो तुमको लास्ट ऑफ हेयर बोल रहा है, आइनोसिटॉल से भी होगा, और भी कई चीजें जहां बोला वहां देखिए, यहाँ भी बोल रहा है लॉस ऑफ हेयर है बायोटीन से, तो बहुत जगह लॉस ऑफ हेयर है। पेंटोथेनिक एसिड से भी बोल रहा है कि लॉस ऑफ हेयर है। तो अब ये टेस्ट करवा के जाना जा सकता है लंबे तरह से कि ये किस एसिड या किस विटामिन की कमी से हेयर का लॉस हो रहा है। मे भी तीनों हो सकता है, मे भी एक हो, मे भी दो हो। तो ये इंपॉर्टेंट है जानना अगर ये डिजीज है कि आप मेडिकली लैब से टेस्ट करवाया जा सकता है कि अगर क्योंकि टेस्ट करवाने से बहुत सारे पैसे ही लगेंगे, तो आप टेस्ट करवा के जान सकते हैं जरूरत पर कि कौन सी विटामिन की कमी है इस डिजीज में, तो आप उसका ट्रीटमेंट कर सकते हैं। ये कैसे करेंगे, ये जानने की जरूरत है कि ये विटामिन बनते कहाँ पे, इनको बनाता कौन है, स्मॉल इंटेस्टाइन में बनते हैं, लीवर से बनते हैं, किससे बनते हैं, या किस बॉडी पार्ट से बनते हैं। तो हम लोग ट्रीटमेंट के लिए आगे जा सकते हैं। रोगी में कई रोग विटामिन की कमी से उत्पन्न हो सकते हैं। चिकित्सक को आवश्यकता है कि वो सही निदान करे। विटामिन की शरीर में कमी 6 से 8 महीनों से अधिक काल में होगी, मतलब इमीडिएट नहीं पता चलेगा, लेकिन अगर उसको कमी हो गई है तो ये हो सकता है कि 6-8 महीने से वो खाना न खाया हो, अच्छे से न इंटेक न किया हो विटामिन का। तो इसको आप ट्रीटमेंट कर सकते हैं अच्छे तरीके से। और अगर आप लोकल ट्रीटमेंट करेंगे तो शॉर्ट टर्म में तो तुरंत ठीक हो लगेगा, ठीक हुआ फिर हो सकता है। तो आपको रूट जानने की जरूरत है और फिर ट्रीटमेंट करने की जरूरत है। ये टेबल इस फायदा कर सकता है जानने में जो भी ट्रीटमेंट कर रहा है कि किसकी कमी से क्या क्या संभावनाएं बनती है। ठीक है, यस थैंक यू सर, बहुत बढ़िया, बहुत अच्छा रहा। थैंक यू मैम। थैंक यू सर, थैंक यू। सर है कि नहीं, सर के लाइट चली गई सर हैं अभी तो थे सर, अभी तो दिखे 1 मिनट के है ना, वो हमेशा से वो लाइट की प्रॉब्लम ऐसा लग रहा है, हो सकता है। हाँ वो जो स्क्रीन पे सर साफ दिखाई नहीं नहीं सर, वैसे दोनों फोन से जुड़े हुए हैं, वैसे तो दोनों डिवाइसेस से। हाँ दोनों डिवाइस से जुड़े हुए, लेकिन किसकी वजह से मेरे को लगता है देखिए अभी छोड़े हैं फिर शायद रिज्वाइन करेंगे। वो वही पावर फेल्योर की संभावना बनती है। हाँ, नेट की भी प्रॉब्लम हो सकती है या पावर की भी हो सकती है। अरे मेरे को रूम शिफ्ट करना पड़ा है आज। अच्छा रिकॉर्डिंग चल रही है एक्चुअली ना, तो रिकॉर्डिंग तो सर ही रोकेंगे। बिल्कुल बिल्कुल, रिकॉर्डिंग सब रोकेंगे। हाँ। ये दोबारा पढ़ने से बहुत अच्छा लगता है एक्चुअल में, अब काफी कुछ समझ में आती है चीजें। किसी भी चीज को 2 या 3 बजे से सर हम लोग को पढ़ाने की मैंने साथ में पढ़ने का अपॉर्चुनिटी दे रहे हैं, तो बिल्कुल सही रिविजिट करने से चीजें और अच्छे से क्लियर हो जाती है। बहुत क्लियर हो रही है, बहुत क्लियर हो रही है। क्योंकि ये वहाँ उस समय एग्जाम के टाइम तो हम लोग उतने अच्छे से पढ़ते नहीं है। वो भी है, और एक बार में पढ़ने से इतना नहीं क्लियर होती है, हाँ तो रिवीजन होने से क्लियर होती है, और विजन भी बनते हैं उससे फिर अपने। वो एक फायदा होता है, विजन बनते हैं निश्चित रूप से। और जितना इस किताब को पढ़ेंगे ना परीक्षण, ये मेरे को लगती है बहुत अच्छी बुक है, बहुत बढ़िया बुक है ये वाली एक्चुअल में, वाकई में। हाँ
बहुत अच्छी बुक है इसको। जनरली हिंदी में इस तरह की बुक्स मिलती नहीं है। हाँ, नहीं मिलती नहीं। और ये किताब बहुत अच्छी है, हम लोग जिस लेवल में हैं, हम लोग के लेवल के लिए बहुत अच्छी है ये। बहुत अच्छी है रियली में। आपका कौन सा सेम है? मैं तो इस पर टॉप अच्छा में हूँ, कोर्स कंप्लीट हो गया। अच्छा, फोर्थ तक कर लिया ना आपने? तो फोर्थ या फोर्थ, सिक्स? हाँ फोर्थ अच्छा कंप्लीट हो गया। ओके ओके, चलिए सर बढ़िया। कंप्लीट हो गया था, शायद आप पावर फेल्योर या किसी रीजन से ज्वाइन नहीं किए थे। सर ये हाँ। कंप्लीट हो गया। बहुत बढ़िया। तो देखिए हम लोग जो है ये विटामिन वाला जो कमी का वो था, बहुत बढ़िया डिटेल में बताया है। एक जो रिसर्च मैनुअल है, ये किताब है रिसर्च मैनुअल, इसके चैप्टर 4 में विटामिन पर दिया हुआ है और उसमें ट्रीटमेंट का तरीका भी दिए हुए है। अगर सर आप ये लोग वाली बुक किसी सेमेस्टर में मिलेगी क्या सर? ना सेमेस्टर में नहीं, सेमेस्टर में है, ये 10वें में होगी। अच्छा 9-10 में है, 9-10 में है, मिलेगी 10वें। 9-10 सब करेंगे तब मिल जाएगी आपको। लेकिन आप लोगों को कभी पढ़ना हो तो देखिए, कोई स्पेसिफिक चैप्टर आप लोग पढ़ने हो, हम लोग सेमेस्टर, मैं वही बात करना चाह रहा हूँ कि सेमेस्टर 1, 2, 3, 4 हम अभी करा रहे हैं। हमारी फैकल्टी लगभग 25 है, तो हम 1, 2, 3, 4 ही करा पा रहे हैं। कोई स्पेसिफिक टॉपिक अगर आप लोगों को कभी पढ़ना हो, जैसे इसमें BHB का ही या किसी का, तो उसको अलग से बता दीजिए, हम लोग उस चैप्टर पर डिस्कस करेंगे। ठीक है? जैसे मान लीजिए चैप्टर 19 वो टिटाइस 19 है, टिटाइस 20 है, कोई पर्टिकुलर बीमारी के संबंध में जहां उनका उल्लेख है, आप लोग कोई चीज समझ में आपको आए कि भाई हमको ये पढ़ना चाहिए या हम जानना चाहिए, वो हम लोग अलग से क्लास ले सकते हैं, वो सेमेस्टर में भले ना। क्लियर? जैसे विटामिन का, ये अब जो इसके ट्रीटमेंट आयुर्वेदिक एक्यूप्रेशर में है, उसमें एमेलगमेशन ऑफ डॉक्टर वॉल एज वेल एज आयुर्वेदिक एक्यूप्रेशर है। तो अब आपको उसके समझना, भाई इसमें जो दिया हुआ कि कैसे कैसे बीमारी है, उसमें कैसे बीमारियों का इलाज होगा, ये हम लोगों को दिया हुआ है। तो हम लोगों ने एक दिन आप लोगों को बताया था कि जो आत्रेय किताब है, इस आत्रेय के उसमें जो हाथों में प्लॉटिंग कर दी गई है, तो उसमें 0, 9, 0, 9, 1, 2, 3, 4, 5, 6 बनाए गए हैं। तो इन मेरिडियंस जो डॉक्टर वॉल ने बनाया, उनके अलावा जो मेरिडियन है, तो सारे मेरिडियंस को जोड़ दिया गया, 0, 9, 0, 9 इस तरह कर दिया गया, 1, 2, 3, 4, 1, 2, 3, 4 मान लीजिए इस तरह का। तो सारी, क्योंकि सभी एक हाथ में सब आ जाएंगी ना, 1, 2 आएगी, 3, 4 इसमें आ जाएगी, 5, 6 इसमें आ जाएगी, 7, 8 इसमें आ जाएगी, और 0, 9 इसमें आ जाएगी। सर ऐसे दोनों, CMNEM की कह रहे हैं क्या सर? CMNEM की कह रहे हैं सर आप? ना ना ना, अच्छा हम डॉक्टर वॉल का आत्रेय बोल रहे हैं। आत्रेय ओके में, ओके। आत्रेय का जो कंसेप्ट है, तो उसमें यही बताया गया है कि उन्होंने डॉक्टर वॉल को जोड़ दिया, कि डॉक्टर वॉल ने कहा कि भाई हमारे 6 हैं, 4 हैं, और हमने कहा TCM की 6 है, तो 6, 4, 10 हुई। तो इन 5 उंगलियों में 10 मेरिडियंस स्थापित कर दी गई, और उसके बेसिस पर ट्रीटमेंट का एक पैटर्न बनाया गया था। मैंने इसको एक क्लास लिया है तिवारी जी इस पर, आत्रेय पर। हमने कहा था डॉक्टर वॉल की एनर्जी जो है ऊपर, यहां से देखिए कैसे, जैसे करिए यहां से, उंगली से यहां से एनर्जी यूं आ रही ना डॉक्टर वॉल की, बोलिए जी। और हमारे TCM की एनर्जी नीचे से ऊपर भी जा रही है, ऊपर से नीचे भी आ रही है। जी। और डॉक्टर वॉल ने टिटाइस 3 और 4 दोनों में, डॉक्टर वॉल ने एंडी मेरिडियन कहां पर कहा, याद करिए, यस सर, इंडेक्स फिंगर में अनर साइड, अंदर साइड, अंदर की तरफ। ये यस कहा था सर ना। इसको यस हम लोगों सर। ने कहा था कि इसको एक और मेरिडियन के नाम से जान सकते हैं। और हमारे एंटी मेरिडियन जाती कहां से है, ऊपर से नीचे आ रही है ना, यहाँ से देखिए, सब लोग देखिए ध्यान से, यहाँ से यस आ सर रही है ना, यहाँ जी। यस ऊपर से सर। नीचे आ रही है। ठीक है? अच्छा, अच्छा, हमारी जो
आयुर्वेदिक मेरिडियन हमको कहाँ से जा रही है? वो नीचे से ऊपर जा रही वो है। भी यहीं से। ऊपर ये 0 हमारा नीचे। यहाँ है जी सर। और 9 यहाँ है, तो हमारे तो नीचे से ऊपर जा रही है, इधर से नीचे से ऊपर जा रही है और उनकी ऊपर से नीचे आ रही तो अपोजिट फ्लो इस में मेरे- अपनी वहीं से आ रही है सर। है। यस एग्जैक्टली। इस वाले में क्या है देखिए, 0 0 हाथ की यस तरफ 1 4, हाँ हम की तरफ 1 4 और 2 यस 3, सर। और हमने कहा यस था सर। 5 और 6 हमारी कहाँ पर है? इन यांग के बॉर्डर पर। राइट सर। ये चैप्टर ये सेमेस्टर 1 से बताना चाहिए, लेकिन बाय द वे गलती हम लोग क्या करते हैं, सेमेस्टर 1 में नहीं बताते। सर एक्चुअल में 1 में तो बहुत ही कंफ्यूजन हो जाता है अगर बहुत सारी चीज बता दूं तो। 1 में सेमेस्टर 1 में ही बताना चाहिए ना कि ये हमारी मेरिडियन 5 6 यहाँ आती है। सर वो नहीं, वो तो ठीक है, पर अगर वो बताते हैं ना कि डॉक्टर वॉल से हम, अगर डॉक्टर वॉल की मेरिडियन ऐसे जा रही है कुछ है, तो 1 में तो बहुत कंफ्यूजन क्रिएट होता ना है। ना जो ना नॉर्मल डॉक्टर मेरिडियन है वो ही नहीं समझ में आती। ना 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 आयुर्वेदिक मेरिडियन की बात कर रहा हूँ। जी सर। अच्छा आयुर्वेदिक मेरिडियन। आयुर्वेदिक मेरिडियन 0 1 4 2 3, तो जो 5 6 है, इधर 5 आएगा, इधर 6 आएगा, ये 5 6 साइड में है। सर ये चीज बहुत बार पूछी गई, तो पर सबने ये कहा ये इंडियन बॉर्डर पर नहीं आती है। ये चीज हमें बताई ये वाली। क्या चीज? अभी आप देखिए, अभी आप क्लास जैसे हमने पूछा। अभी 7th में आप जब जाएंगी तो यही चीज बताई जाएगी, तो ये बात पहले से क्यों नहीं बताएगी? यस सर, राइट सर, आप बिल्कुल सही है, पर जब हमने भी पूछा तो हमको ये बताया गया कि ये इंडियन बॉर्डर पर नहीं आता। 6 तक नहीं बोलेंगे, 7 में अच्छा। बोलना अचानक शुरू कर देंगे, तब आपका ज्ञान बढ़ जाएगा। लेकिन मेरा कहना कि ये हम लोग बताया गया ना कि ये यहाँ पर आती है, और प्रोफेसर जेपी अच्छा। अग्रवाल साहब ने कहा। अच्छा ओके सर। आयुर्वेदिक की बात कर रहा हूँ, चाइनीज की बात नहीं कर रहा हूँ, डॉक्टर वॉल की बात ही नहीं कर रहा हूँ। आई एम जस्ट टॉकिंग यस ऑफ सर, मैं भी आयुर्वेदिक की बात कर रही हूँ। आयुर्वेद में जैसे हमने पूछा कि ये 5 6 बिल्कुल इंडियन बॉर्डर पर आती है, क्योंकि कई बार कंफ्यूजन होता है उस समय हम लोगों को, तो वो बोले कि नहीं इंडियन बॉर्डर पे नहीं आती, उसको छोड़ करके आती है। नहीं, तब आप डॉक्टर वॉल के मेरिडियन से कैसे कंपेयर कर रहे हैं? अगर नहीं आती पर ये तो अग्रवाल सर की बात नहीं कह रही हूँ मैं ना, अदर जो हमारी अभी तक जो फैकल्टीज रही हैं उनके अकॉर्डिंग बता रही हूँ सर। फैकल्टी से पूछे कि एक प्रोटोकॉल बताइए, इसका इंटरप्रेट कर दीजिए। तो नंबर 3 4 5th वर्टिकल मेरिडियन अपोजिट फ्लो 2 4 सीडेड 3 5 टोन, ये आयुर्वेदिक का ट्रीटमेंट है। तो जब आयुर्वेदिक का ट्रीटमेंट है तो 5th वर्टिकल मेरिडियन अपोजिट फ्लो, बताइए किसका मेरिडियन है, कौन सा मेरिडियन है आपके पास? 5th वर्टिकल कहाँ होगी बोलिए? 5th वर्टिकल तो यहाँ, अगर यहाँ होगी तो फिर डॉक्टर वाल से कैसे तुलना कर रहे हैं आप? डॉक्टर वाल तो इन यहाँ बोल रहे हैं ना। यानी मेरा कहना, और आप देखिएगा आयुर्वेदिक की किताब में देखिए, सुन लीजिए, पहली बात आयुर्वेदिक की किताब में देखिए, जहां पर आपको पूरा शरीर का चित्रण है उसमें 5 और 6 नंबर देखिएगा साइड में जा रहा है कि नहीं, और पीछे केवल 7 8 9 आ रहा है। ऐसा ही है। ये किताब की वो भी पढ़ रहे हैं, किताब आप भी पढ़ रही हैं, तो उनसे कहिए ये किताब में जो लिखा हुआ है, बना हुआ है, इसको बनाइए, किस तरह बना दीजिए हमको। जी बनाइए ना कोई, वो चित्र जो बना है हम शुरू से समझ रहे थे कि वो बगल में है, लेकिन लोग उसको बताते नहीं थे। ये पढ़ने में आया 7वें में बताया कि वो इन यांग के बॉर्डर में है। तो ये इसीलिए उसी आधार पर हमने पिछली बार जो क्लास लिया था इसलिए बताया था कि जब तक उसको नहीं समझेंगे तब तक आप आगे के बहुत से प्रोटोकॉल समझ नहीं पाएंगे कि 5th वर्टिकल मेरिडियन अपोजिट फ्लो। अब इसमें देखिए यहाँ पर है, अगर हम इसको इस वाले को कह दें, ये वाला है, ये वाला हमें क्या 0 1 4 2 3 6, तो 2 3 6 आएगा ना। तो 6th वर्टिकल मेरिडियन, अगर हम बोलते हैं कि इंडेक्स फिगर 6th वर्टिकल मेरिडियन अपोजिट फ्लो, तो ये हो जाएगी एंडी मेरिडियन। बोलिए। जी सर। आयुर्वेदिक और डॉक्टर वॉल को क्लब कर दिया गया, तो ये हो जाएगी, क्योंकि हमारी मेरिडियन अगर हम कहते तो 0 से 9 जाता तो ये नॉर्मल फ्लो होता, और अपोजिट फ्लो ऊपर से नीचे आता, तो हमने इसको अपोजिट फ्लो कर दिया, तो ये हमारा एंडी मेरिडियन का ट्रीटमेंट हो गया।
क्लबिंग ऑफ डॉक्टर वॉल विद आयुर्वेदिक मेरिडियन, यही तो है। सीएम इन भी यही तो है। सीएम में उन्होंने क्या किया, आयुर्वेदिक मोड में चाइनीज को कर दिया। बोलिए जी वही जी सर। हमारा कंसेप्ट यहाँ भी है। आपको प्रोटोकॉल जितने मिलेंगे इसके विटामिन के, सब अधिकांशतः अपोजिट फ्लो में मिलेंगे। जी सर, विटामिन 12 5th VM पर है सर, सब बिल्कुल तो अपोजिट फ्लो पे। पूरा पढ़िए। तो इसलिए जी सर। ये आप लोग ध्यान में रखिए। कोई विषय कभी आप लोगों को चाहिए तो उस किताब को हम लोग डिस्कस करेंगे। बस हम भी डिस्कस करेंगे, अधिक जानते होते नहीं हम भी डिस्कस करेंगे, जैसे सब लोग डिस्कस करते हैं हम भी कर लेंगे। लेकिन डिस्कशन में पढ़िए, ये स्टूडेंट ढूंढने लगे कि हम लोग जो है आगे सेमेस्टर नहीं कर रहे हैं, तो हम लोग बताने के इच्छुक नहीं है। हम लोग बताना चाहते हैं, समझाना चाहते हैं। अभी हम लोग जब तक हमारे पास 50 फैकल्टी नहीं होगी तब तक हम सेमेस्टर 6 शुरू नहीं करेंगे। सेमेस्टर 6-8 तब तक हम लोग, लेकिन हम लोग चाहेंगे किताब सब पढ़ डालें। कोई टॉपिक जो बहुत महत्वपूर्ण हो, चाहे वो 19 का हो, चाहे 20th का हो, चाहे वो आत्रेय का हो, चाहे वो CMA का हो, हम लोग उसको पढ़ सकते हैं। सर एक पैरालिसिस पे एक प्रॉपर एक कि जब ज्यादा टाइम हो जाता है तो हमें कौन से क्या पॉइंट देखने चाहिए उसमें, और क्या हमें उसमें ट्रीटमेंट देना चाहिए, मतलब टाइम के अकॉर्डिंग हम कई बार डिसाइड नहीं कर पाते हैं कि जब बहुत ज्यादा टाइम होता है तो हमें कौन सी डेफिशिएंसीज के देने चाहिए, उसमें मसल टोन करनी चाहिए या क्या करना चाहिए। ये सारी चीजें बिल्कुल कंफ्यूजिंग है सर अभी हमें। तो एक पैरालिसिस का टॉपिक नहीं बहुत ये मत देखिए अनिता जैन मैडम, ये मत कहो कि बहुत कंफ्यूजन है। कंफ्यूजन बहुत नहीं है, ये कहो बस ये है कि थोड़ा कंफ्यूजन है अधिक। जी बहुत सर। हाँ आप ट्रीटमेंट करते हो ना, जी जी सर। दे हो ना, तो ट्रीटमेंट करते में आपको कोई पॉइंट दे रहे हो ना। हाँ दे रहे हैं सर, पर अभी उतना बेनिफिट नहीं मिल पा रहा जितना मिलना चाहिए। वो अलग पॉइंट हो गया, वो तो क्रॉनिक डिजीज है। अच्छा बताइए, ओके। इंग्लिश मेडिसिन में तात्कालिक तो आपको बुखार उतर जाता है, बीमारी तो रहती घेरी रहती, वो तो बाद में फिर 6 महीने बाद आ जाएगी। जी आती तो जी है, सर, वो तो बुखार राइट सर। तत्काल हो जाता है ना, वो अंतर समझिए। जी और वो कोई डिफिशियंसी क्रिएट कर देते, जैसे अब तिवारी जी का डिफिशियंसी, कोई आपका क्रिएशन डिफिशियंसी हो जाती है, वो हम लोग समझ में आवे चाहे ना आवे। जी 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 राइट सर। ठीक है, तो हम ये नहीं कह रहे हैं, लेकिन सिस्टम से आप करिए, अपने शरीर को जानिए, क्रॉनिक को ले जाने की दिशा में मत आगे बढ़िए। निप इन द बड जिसको ओके। शुरुआत में ही जैसे कुछ चीजें हम लोग करते हैं। अच्छा आप लोग बताइए, सच बताइएगा, कितने लोग अपने शरीर के लिए 15 मिनट का वक्त स्ट्रेच एक्सरसाइज, योग में देते हैं? 15 मिनट सारे लोग बताइए। सर मैं आधे घंटे रोज मैग्नेट लगाता हूँ। चलिए बहुत बढ़िया। मैग्नेट तब भी लगाते हैं पर एक्सरसाइज के लिए नहीं कर, एक्सरसाइज वो नहीं करते। एक्सरसाइज के अलावा बताइए, ये मैग्नेट तो लगाना पॉइंट है, वो एक्सरसाइज बताइए, स्ट्रेच वाली भी स्ट्रेच शामिल है। स्ट्रेच एलोपैथ का है, लेकिन दैट इज वेरी मस्ट। स्ट्रेच जब तक सर यूं नहीं स्ट्रेच एलोपैथ का कैसे है सर? सर ये योग तो अपना पुराना ही है सर ये। नहीं, आपको योग में चाहे स्ट्रेच करें चाहे ना करें, बहुत से योग में सिस्टम है, लेकिन वो केवल वो स्ट्रेच कहते हैं, वो अधिक कुछ नहीं, बात ही नहीं करते। वो कहते हैं पैर यूं करिए, वेट भरिए, ये स्ट्रेच ही तो है। जब आप यस सर। 1 किलो का वेट उठाते हो पैर से, तो स्ट्रेच ही तो है। जी सर। तो ये राइट ये सर। इससे क्या मसल होती है, वो मसल को बात करते हैं, वो अधिक बात नहीं करते। वो ना भस्त्रिका बोलते हैं, ना प्राणायाम बोलते हैं, कुछ नहीं बोलते, लेकिन वो इसको जरूर बोलते हैं। एक ही बात बोलते हैं एलोपैथ वाले, स्ट्रेच करते हैं कि नहीं करते बस। वो योग नहीं बोलेंगे, योग नहीं बोलेंगे, भस्त्रिका नहीं बोलेंगे, प्राणायाम नहीं बोलेंगे, अनुलोम विलोम हाँ नहीं बोलेंगे, मॉडर्न शब्द वर्ड्स का यूज करते हैं सर। वो केवल स्ट्रेच बोलते हैं। तो स्ट्रेच भी यस करिए। सर। मेरा कहना है कि स्ट्रेच भी आवश्यक है, उतना ही जितना कि आपका ये आवश्यक है। ठीक है, तो ये हम लोग उस पर करें। और एक्यू योग हम लोग जो है, एक्यू योग हम लोग जरूर करें। एक्यू योग करने से बहुत फायदे हैं। आपको 10-15 दिन बाद उसका रिजल्ट मालूम पड़ेगा। आपको लगेगा कि हाँ कुछ वो है। पैरों में करिए, हाथों में करिए। ये एक जो आता है बेल्ट,
आप बेल्ट करिए। बेल्ट कहाँ हम लोग परचेज ही नहीं करते हैं। कितने लोगों ने परचेज किया बेल्ट वाला? हमारे पास है, इधर मैं 2-3 महीने से नहीं मैंने किया, रखी टंगी है। जो तौलिया एक्सरसाइज लोग बोलते हैं, जिसको बोलते हैं तौलिया एक्सरसाइज, वही है। हाँ जी सर, जैसे हम दुपट्टा कई बार लेके करते थे सर, अब तो बंद ही है हमारी एक्सरसाइज। तो वही कुछ करिए, देखिए एवरीवन शुड डू इट। और ये नहीं सर कि रिकॉर्डिंग ऑफ कर दें क्या सर? हैं? रिकॉर्डिंग ऑफ कर दें क्या?